Assalamu alaikum. Today we start a next chapter number 14, that is electromagnetism. Electromagnetism, इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक अफेक्ट की, जो कि मूविंग चार्जेस की वजह से आता था। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो जहाँ पर भी करंट होगा मूविंग चार्जेस होंगे, वहाँ पर उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक अफेक्ट मौजूद होगा। सो हेयर वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे जो चार्जेस की मूवमेंट या मोशन की वजह से होती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। एंड अगर वाइस वर्सा जो इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि चेंज अगर मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। सो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होना, ये एक दूसरे के अफेक्ट्स हैं जो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। जब भी करंट पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, या जो हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट को जो कि प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द मोशन या मूवमेंट ऑफ द चार्जेस की वजह से। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को जब हम कंबाइन करते हैं, सो ये हमारे पास जो इस चैप्टर का नाम है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम चार्जेस जो मूव कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ हमें किसने बताया था? ये एक साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैंस ओरेस्टेड। इसने हमें 1820 में ये कंसेप्ट दिया था कि जो मैग्नेटिज्म है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म होता है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, कंडक्टर विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये तो फिक्स एटम्स हैं जिससे वो मटेरियल बना हुआ है। और ये जो ब्लैक वन है, इन्होंने यहाँ से पास करना है, तो जो मटेरियल जिससे ये एटम्स ये बना हुआ है, और दैट इज़ मेड अप ऑफ दीज एटम्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। अपोजिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इसके रास्ते में आया है तो ये अपोज करेगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सो इन शॉर्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसकी जो मूवमेंट है या इसकी मोशन ऑफ दिस चार्जेस, दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट। मोशन और मूवमेंट ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के मटेरियल्स आते हैं। एक होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स और एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एग्जांपल है आयरन। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट इज़ वुड। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दो मटेरियल्स हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी एग्जांपल है आयरन, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट इज़ सपोज वो क्या है? वुड। अब होता क्या है कि दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सेम है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी न्यूक्लियस रोटेट कर रहे होते हैं, इसमें भी अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है,
जो कि हमने ऊपर यही पढ़ा है कि जो मोशन ऑफ द चार्जेस होते हैं, ये मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो हमें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके पास दो मोशंस होती हैं, एक तो उसकी स्पिन मोशन होती है और दूसरी उसकी सर्कुलर मोशन होती है, जिसकी वजह से इसके पास मैग्नेटिक अफेक्ट मौजूद होता है। अब स्पिन मोशन क्या होती है? स्पिन मोशन हम इसको कहते हैं कि ये अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता है, स्पिन कर रहा होता है, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी स्पिन मोशन। अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन को हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही स्पिन करता करता अपना ऑर्बिट भी क्या करता है, कंप्लीट करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्बिटल मोशन, या जिसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो इन दोनों मोशन के मौजूद होने की वजह से वहाँ पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सेम यही इफेक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए, वुड है, प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। इसमें भी सेम इफेक्ट होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि इसमें भी स्पिन मोशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने गिर्द स्पिन मोशन भी दे रहा होता है और सर्कुलर मोशन भी दे रहा, दोनों मोशन दे रहा होता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है? ये जो आपके पास एक एटम है, लेट अस सपोज ये मूव कर रहा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में जा रही है। सो जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो उनका जो है वो एडअप होगा, उनका मैग्नेटिक इफेक्ट एडअप होगा जब दोनों टू और मोर एटम्स जो होंगे वो एडअप होंगे जब उनकी दोनों की डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या दोनों की क्या होगी, डाउनवर्ड। यानी अप मोशन होगी, दूसरे की भी अप मोशन होगी, और ये दोनों जब एडअप होंगे तो ये आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो व्हेन टू एटम्स इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन आर इन सेम डायरेक्शन, सो इट मीन्स कि वो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देंगे। लेकिन वुड में ये काम नहीं होता, या जो इंसुलेटर्स होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें ये काम नहीं होता। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में इसमें जब दो से ज़्यादा एटम्स का अगर हम कंबाइन इफेक्ट देखें तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। सो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि जैसे देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो जो दूसरा एटम है उसकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने की वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी। इस केस में आपने देखा है कि दोनों की डायरेक्शन, हर एटम की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, यानी अप डायरेक्शन में होगी या डाउन डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो ये तो हमारे पास वो मटेरियल्स है कि जो हमने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से, उनके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट टू इट हमने यहाँ बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या होती है, यानी ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, दिस इज़ हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है जब वो पेयर अप होती है और वो पेयर अप होके एड अप होती है, उसकी वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस केस में आपने देखा कि एड अप नहीं हो रही थी, कैंसिल आउट हो रही थी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा था। नेक्स्ट टू इट हमने इसमें बताना है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक मटीरियल्स में, जिसमें हमने कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसकी डायरेक्शन को कैसे मेजर करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक लेते हैं। मैं एक्सपेरिमेंटल हमने ये बताई थी, जो प्रोफेसर ऑरेस्टेड है उसने बताई थी। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड। ऑब्वियसली इसका एक एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। सो करंट की कुछ डायरेक्शन
ये हमने कन्वेंशनल वे में करंट लिया है। करंट की डायरेक्शन कुछ मूव कर रही है फ्रॉम डाउन टू अपर डायरेक्शन। सो हमने वायर ली है थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ वायर। लेट अस सपोज ये करंट, ये वायर है, इसमें से करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड। ये करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड। और हमने एक हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ वायर लिया है, तो हमने इस वायर को वर्टिकल पीस ऑफ वायर लिया और इसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल पीस जो है किस चीज़ का लिया है? एक बोर्ड का लिया है, कार्डबोर्ड का। उस कार्डबोर्ड में से हमने इस वायर को क्या किया है? पास किया है। और फिर हमने उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी है, मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी है बोर्ड के ऊपर। और हमने कंपास नीडल को मूव करना है जहाँ जहाँ इसकी जो नीडल है वो डायरेक्शन देती है फ्रॉम नॉर्थ साउथ में। तो हमने जब इस कंपास नीडल को मूव किया तो हमने देखा कि वहाँ एक सर्कल बन रहा है, और उस सर्कल को हमने जब डॉटेड लाइन से कंटिन्यू किया तो हमने देखा कि डायरेक्शन जो है, जब करंट अपवर्ड मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एरोज शोइंग दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे शो कर रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ से हमें पता चला कि हमने जो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वो वेरी कॉमन रूल हम यहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी राइट हैंड रूल। दैट इज़ कॉल्ड दी राइट हैंड रूल। यहाँ पर थम्स और फिंगर्स की मदद से हम डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है। अब इसमें क्या करना है कि जो थंब है राइट हैंड का, वो डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा हमें? करंट बताएगा। और जो फिंगर्स हैं कर्ल्ड अराउंड दैट वायर, वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी? अपर डायरेक्शन में। हमने ऐसे शो किया अपर डायरेक्शन में, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अराउंड दिस वायर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप देखें तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज अपवर्ड, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर अराउंड दिस वायर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर आप इसी की एग्जांपल लें जिसमें मैंने ये इसको शो किया हुआ है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो हैं दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कुछ इस तरह से आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज़ द वे हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। थंब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये एंटी क्लॉकवाइज में है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतने ही ये सर्कल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। करंट कम होगा तो ये जो सर्कल्स हैं ये कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी, और हम ग्राफिकली उसको ज़्यादा शो कर देंगे। करंट कम होगा तो ये फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? कम होंगी। तो यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होता है जो हम अगले कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी एम्पियर्स लॉ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे हमने याद रखना है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये है कि जितने भी आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं जो कि उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, ये कंसेंट्रिक है, यानी कि उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? सेम रहेगा, यानी इन अ सेंस के सेंटर उन सब सर्कल्स का क्या है? सेम है। उस ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ ओरिजिनेट करेंगी, इनका सेंटर क्या होगा? सेम होगा, और वहाँ वही सेंटर होगा जहाँ से करंट क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। एक और चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज़ जो कि इनर हमारे पास सर्कल होगा वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे अवे फ्रॉम दी सेंटर, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी? वीक और वीकर। सो हम जितना क्लोज रहेंगे उतनी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। और जैसे हमने बताया कि जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक अफेक्ट है उस करंट का, इट इज़ ओनली ड्यू टू करंट। इफ करंट ज़ीरो हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। इफ़ करंट इज़ ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सो
यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला, एज लॉन्ग एज करंट इज इन द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। एज लॉन्ग एज करंट इज ज़ीरो, लेट अस सपोज कि करंट ज़ीरो हो गया है, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वैनिशेस। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये कंसेंट्रिक जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये एकदम से वैनिश हो जाएंगी जैसे ही हम देखेंगे करंट इन अ वायर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं, जैसे ये अपवर्ड जा रही है और इसमें इस तरह से डायरेक्शन ली थी, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दें, इस तरह से ये डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, जैसे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, तो जो हम अब अपनी फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये अब एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या हो रही हैं, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। सो आप ये खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखें करंट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज़ वे हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है। ये दो चीज़ें हमने समझी हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है और व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।